वेलकम स्टूडेंट्स। तो जैसा आपको बोला था कि आज हम करने वाले हैं 11th और 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब जो भी टॉपिक्स हैं उनको, और ये आपके पीजीटी में भी हेल्प करेंगे। जो टॉपिक मतलब मेनली तो ये टीजीटी के लिए ही है, लेकिन अगर ये सेम टॉपिक आपके आते हैं पीजीटी में तो उसमें भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आपने होप सो पिछली वीडियोज़ देख ली होंगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पूरा टॉपिक कवर नहीं करवाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको पूरी देखनी है, आपको काफ़ी हेल्प होगी। फर्स्ट है हार्ट। तो हार्ट में क्या बता रखा है, ऐसे नोड होता है एक। ऐसे नोड क्या की फुल फॉर्म क्या है, साइनो आर्ट्रिकल नोड, और ये क्या है, राइट आर्टरियम में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, जनरेट करना इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है, वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। उसके बाद इसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं हार्ट के अंदर, आउटर, मिडल एंड इनर। जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, मिडल को मायोकार्डियम, इनर को एंडोकार्डियम। और जो राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल डिफ्रेंशिएट होते हैं वो होते हैं कार्डियक सेप्टम से। सेम में होता है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद आता है एक कंसेप्ट जो है पेस मेकर का। पेस मेकर क्या होता है, जो कि ऐसे नोड की जगह यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसे नोड का क्या काम होता था अभी बताया, ब्लड को पंप करने का। जब ब्लड पंप नहीं होगा, ऐसे नोड अच्छे से वर्क नहीं करेगा, तो उसकी जगह पेस मेकर को यूज़ करते हैं, जो कि लिथियम का बना होता है। और ऐसे नोड प्रेजेंट कहाँ पे होता है, राइट आर्टरियम में। तो पेस मेकर भी कहाँ पे यूज़ होगा, राइट आर्टरियम में। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट। मतलब हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करने का। और ब्लड को पंप हार्ट के अंदर कौन किसकी वजह से होता है, ऐसे नोड की वजह से। तो ये क्या है, हार्ट ऑफ हार्ट, दिल का दिल। उसके बाद आया, अगर आपको कोई हार्ट की डिजीज़ है तो उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो उसके लिए 2 टेस्ट होते हैं, एक है ट्रेडमिल, एक है ईसीजी। और एक यहाँ से आपके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जो आपको देखने हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में कितने हार्ट ऑफ चैम्बर होते हैं। ठीक है, जो मैमल्स हैं, डॉल्फिन है, व्हेल है, ह्यूमन बींग्स है या एनिमल्स है, उनमें क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरियम 2 वेंट्रिकल। देखो आर्टरियम वेंट्रिकल क्या होते हैं, ये आपको हार्ट वाले चैप्टर में, सर्कुलेशन वाले चैप्टर में आप कर चुके हैं, तो इसीलिए बोला था पहले वो वीडियोस देखना। ठीक है, उसके बाद आया एव्स। एव्स मतलब जो पक्षी होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इनमें भी 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्ट्रिकल 2 वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होते हैं, 2 आर्ट्रिकल 1 वेंट्रिकल, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल और एलिगेटर। जो क्रोकोडाइल होता है, एलिगेटर होता है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। और ये आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन आया भी था, आप PYQ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आया एम्फीबियंस, जैसे फ्रॉग, टोड, सेलेमेंडर, कलियन, ये सब होते हैं, इनमें भी 3 चैम्बर होते हैं, 2 आर्ट्रियल 1 वेंट्रिकल। एक जहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है वो कॉकरोच। कॉकरोच में सबसे ज़्यादा चैम्बर होते हैं, हार्ट के कितने, 13 चैम्बर। और उसके बाद आया पाइसिस, मतलब जो फिश वगैरह एक्वेटिक एनिमल हैं उनमें 2 चैम्बर होते हैं, 1 आर्ट्रिकल 1 वेंट्रिकल। उसके बाद आया आपका टॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या क्या है, मैक्रो न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस। मैक्रो न्यूट्रिशंस कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। अब आता है इनको कितना, एक दिन में कितनी क्वांटिटी इनकी हमारी बॉडी को चाहिए होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की चाहिए होती है 300 to 400 ग्राम पर डे, एक दिन में कितना, 300 से 400 ग्राम। फैट 80 ग्राम पर डे। प्रोटीन होता है सब में डिफरेंट डिफरेंट चाहिए होता है, अडल्ट में अलग, टीन में अलग, चाइल्ड में अलग, और प्रेग्नेंट लेडी में अलग। और ये होता है पर केजी, मतलब अगर कोई ह्यूमन बींग 10 kg का है तो उसको एक दिन में कितना मतलब पर केजी कितना, 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। तो अगर वो 10 kg का है तो उसको 10 मल्टीप्लाई 0.8 kg, मतलब 8 ग्राम एक दिन में चाहिए होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई 20 kg का है तो उसके मल्टीप्लाई कर दो 0.8 से। सबसे ज़्यादा किसे चाहिए होता है, प्रेग्नेंट लेडी को, 55 to 70 ग्राम पर केजी। ठीक है, उसके बाद आया माइक्रो न्यूट्रिशंस। माइक्रो न्यूट्रिशंस में है विटामिन और मिनरल। मिनरल्स भी 2 टाइप के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। जो ज़्यादा मिनरल हमें चाहिए होते हैं वो होता है आयोडीन, आयरन, फ्लोरीन, कोबाल्ट। और लेस में माइक्रो में है आयोडीन, आयरन, फ्लोरीन, कोबाल्ट, और मैक्रो में है ये सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम। उसके बाद आया कार्बोहाइड्रेट। देखो जो हमारी बॉडी के अंदर है उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर पार्टिकल्स होते हैं उनको तोड़ा जाता है डाइजेशन के अंदर। ठीक है,
और तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो टूटते हैं ग्लूकोज के अंदर, फैट टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, और प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड के अंदर। अब ये किसके थ्रू ब्रेक डाउन होते हैं? एंजाइम्स के थ्रू। एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट को कौन सा एंजाइम प्रो करता है? एमाइलेज एंजाइम, और फैट को लाइपेज एंजाइम, और प्रोटीन को प्रोटोलिटिक एंजाइम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आया तिथ। तिथ हमारे होते हैं 4 टाइप के, मैंने आपको पहले भी करवाया था उस चैप्टर में जो कि था आपका डाइजेस्टिव, लेकिन यहाँ पे थोड़ी डिटेल में है। 4 टाइप के कौन से होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, इंसीजर होते हैं 4, कैनाइन 2, प्रीमोलर भी 1, और ये होते हैं कितने? प्रीमोलर भी 2 और ये कैनाइन 3। अब आते हैं जो इंसीजर होते हैं उनको नोज टीथ भी बोलते हैं और ये कटिंग के काम आते हैं। कैनाइन को आई टीथ भी बोलते हैं और ये टीयरिंग के काम आते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन से टीथ होते हैं? कैनाइन होते हैं। ठीक है, और ग्राइंडिंग का काम कौन करते हैं? प्रीमोलर, और प्रीमोलर जो है वो चाइल्ड में प्रेजेंट नहीं होते। और मोलर कौन से होते हैं? जिनको हम विजडम टीथ या अक्ल जाड़ भी बोलते हैं। और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें सिर्फ 2 प्रेजेंट होते हैं, 1 प्रेजेंट नहीं होता। अडल्ट में 3 होते हैं और बेबीज़ में 2। उसके बाद स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं? ओंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ क्या होती है? ओंटोलॉजी। और जो लेयर ऑफ टीथ होती है ना, मतलब टीथ क्या होते हैं? 2 लेयर से मिलके बने होते हैं, एक होती है आउटर, एक होती है इनर। आउटर होती है एनिमल और इनर होती है डेंटाइन। जो एनिमल है वो किससे मिलके बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से और कैल्शियम हाइड्रोक्सी एप्टाइड से। ठीक है, और जो ये अगर हम जैसे बोलते हैं ना कि जो टीथ है वो उसमें कैविटी बन गई है, तो उससे हम किससे फील करते हैं? फ्लोराइड से, क्योंकि फ्लोराइड क्या करता है? उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, अगर ज़्यादा अमाउंट में फ्लोराइड हो जाए तो क्या करता है? एक डिजीज़ कोज कर देता है, फ्लोरोसिस। इसमें क्या होता है? वाइट स्पॉट डिजीज़ होती है ये। ठीक है, उसके बाद आता है कि भाई हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है? हम नॉर्मली क्या सोचते हैं? हमारी बोन सबसे ज़्यादा हार्ड है, लेकिन नहीं, बोन हमारी इतनी हार्ड नहीं होती। जो एनिमल जो कि आउटर लेयर है टीथ की, वो हमारी सबसे ज़्यादा हार्ड होती है। उसके बाद डेंड्राइल, उसके बाद बोन। ठीक है, उसके बाद डेंटाइन किससे मिलके बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से, मतलब दोनों कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। अब आता है इनका फॉर्मूला। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 2 1 2 3 और डिवाइड बाय 2 1 2 3 का मतलब है ये ऊपर वाले टीथ हैं, ये नीचे वाले, और मतलब ये हाफ साइड के हैं, ये भी हाफ साइड के, और इनके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और बच्चों में होते हैं 2 1 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ये 2 है, ये 3 वाला है, इसमें से एक एब्सेंट होती है। ठीक है, और जो बीच वाले 2 हैं जो कि प्रीमोलर हैं, ये तो होते ही एब्सेंट है। तो चाइल्ड में होते हैं 20 टीथ और एडल्ट में होते हैं 32। उसके बाद आता है जो बर्ड्स है, बर्ड्स में जो चोंच होती है बर्ड्स की, वो कौन से टीथ की होती है? इंसीजर की। और जो एलिफेंट है, जो ठीक है, जो दांत बाहर की साइड में दिखाई देते हैं जिन्हें हम टस्क बोलते हैं, वो भी इंसीजर होते हैं, लेकिन देखने में हमें क्या लगते हैं? वो कैनाइन है, लेकिन वो कैनाइन नहीं होते, इंसीजर होते हैं। जो लॉन्ग टीथ होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो लॉन्ग टीथ हैं वो इंसीजर हैं, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। उसके बाद आता है कि एक दिन में हम कितना सलाइवा सिक्रेट करते हैं? 1.5 लीटर। और ये क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है। 6.8 इसका पीएच होता है। एंजाइम्स क्या होते हैं? वो प्रोटीन होते हैं, मतलब जितने भी एंजाइम हैं वो सारे प्रोटीन हैं। उसके बाद आया जो स्लाइवरी एंजाइम है, उसको और क्या बोलते हैं? पेटिलाइन। ठीक है, और ये अपसेंट होता है हॉर्स, डॉग और कैट्स के अंदर। ठीक है, एक याद रखना ये कि जो स्लाइवरी एंजाइम माइलेज है वो अपसेंट होता है किसके अंदर? हॉर्स, डॉग और कैट्स के अंदर। ठीक है, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ पे मैं अच्छे से करवा चुकी हूँ आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स हैं जो रह गए थे, तो वो है डोडोनम, जेजेनम और इलम। मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको 3 पार्ट्स में तोड़ा गया है, वो ये है तीनों। और जो डोडेनम है वो सबसे स्मॉल पार्ट है। ठीक है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक और बाइल ग्लैंड होती है वो यहाँ पे ज्वाइन करती है, और उसको क्या बोलते हैं? हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट कहाँ प्रेजेंट होती है? तो वो प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, डोडेनम के अंदर। और हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट किससे मिलके बनी होती है? बाइल और पेनक्रियाटिक ग्लैंड के अंदर। ठीक है,
और इसमें वेलियाई भी प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती है सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। इसके भी 3 पार्ट है, माइक्रोवेलाई, वेले, ब्लड कैपिलरीज एंड लेक्टरल आर डेंस। जेजेनम ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है शुगर को, अमीनो एसिड को और फैटी एसिड को। इलम आया ये सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जो रिमेनिंग पोर्शन रहता है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, साल्ट वगैरह का इलियम के अंदर। और अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का रेशो। जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो होती है 7.5 मीटर लॉन्ग और लार्ज होती है 1.5 मीटर लॉन्ग। तो इनका रेशो करेंगे तो 5:1 आएगा। ठीक, बात आती है सेल साइकिल। सेल साइकिल में क्या होता है, डीएनए। डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, ठीक है, लेकिन उसमें जेनेटिक मटेरियल के अलावा भी और सब कुछ चीज़ें होती है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि क्या डीएनए सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि उसमें और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। डीएनए की फुल फॉर्म क्या बताई थी आपको, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या होती है कि सेल्स में, सेल के अंदर रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, कि जो साइटोप्लाज्म डिफ्रेंशिएट होगा या न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड होगा, क्रोमोजोम से डिवाइड होंगे, उन सब को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और कुछ बाहर भी। अब उसके बाद आता है डीएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड से बना होता है और स्टोर करता है जो भी इंफॉर्मेशन होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन की, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन होगी मेटाबॉलिक रिएक्शन की, मतलब जो भी होगा वो डीएनए में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही तो वो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल उसमें स्टोर होता है और उसके अलावा क्या होता है, जो भी रिएक्शन होती है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन या सेल की पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट होगी, डीएनए के अंदर। उसके बाद है हिस्टोन। हिस्टोन क्या करते हैं, पैकिंग में हेल्प करते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं और ये एक टाइप के प्रोटीन ही होते हैं। उसके बाद आया राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती और सिर्फ ओनली इन प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक ऑर्गनली प्रेजेंट होती है, वो होती है राइबोसोम, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक कौन से थे वो आपको पिछली वीडियोस में पता चल गया, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। इनके अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, जिसमें जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। उसके बाद राइबोसोम्स होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में और 80S होते हैं यूकैरियोटिक्स में। अब 70S भी कैसे बनता है, इसमें एक स्मॉल यूनिट्स और लार्ज यूनिट प्रेजेंट होती हैं। 30S तो होती हैं स्मॉल यूनिट और 50S होती हैं लार्ज यूनिट। अब आपको देखने में लगेगा कि ये तो 80 हो गया, लेकिन ये दोनों मिलकर 70S ही बनाते हैं। और 80 के क्या हो जाएंगे, 40S और 60S। 40 स्मॉल, 60 लार्ज। देखो वो जो आवाज़ की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वो थोड़ा कोल्ड हो रखा है, उसकी वजह से थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आया सेल साइकिल में क्या होता है, 3 फेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है एम फेज, एक होता है इंटरफेज, फिर अगेन एम फेज, ठीक है। अब क्या होता है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जो फर्स्ट है माइटोसिस होती है, ठीक है, या म्यूसिस, जो भी आप करते हो। इसमें क्या होता है, जो सेल होता है वो डिवाइड करता है 2 सेल्स में, ठीक है, ये होता है एम फेज के अंदर। उसके बाद जो ये सेल हैं दो, ये ग्रो करते हैं और इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है और जो अदर ऑर्गेनली प्रेजेंट होती हैं वो फर्दर डिवाइड होती हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से जो सेल है वो प्रिपेयर करता है खुद को आगे डिवाइड करने के लिए। उसके बाद ये जो सेल है वो डिवाइड होता है फर्दर 2 सेल के अंदर, ठीक है, ये होता है एम फेज के अंदर। जो इंटरफेज है उसमें होते हैं G1S एंड G2, 3 फेज प्रेजेंट होते हैं। गैप 1 सिंथेसिस, गैप 2, ठीक है। ईस्ट में कितना, देखो ये जो ये लाइन है ना, ये क्या है, एनसीईआरटी में गिवन है, तो इस पे क्वेश्चन भी आया है और आगे भी आ सकता है कि ईस्ट है उसका जो सेल साइकिल है वो कितनी देर में कंप्लीट होती है, 90 मिनट्स में। और ह्यूमन बींग्स में का जो सेल है उसमें साइकिल कितनी देर में कंप्लीट होती है, 24 आवर में। एम फेज होता है 1 आवर का और इंटरफेज होता है 23 आवर का। इससे पता चलता है कि जो इंटरफेज है वो लॉन्गेस्ट पीरियड, लॉन्गेस्ट फेज है और एम फेज है वो। उसके बाद आया
क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, 2 क्रोमेटिन प्रेजेंट रहते हैं। देखो ये हो गया, ये इसको कंप्लीट को हम बोलेंगे क्रोमोसोम। अगर हम इनको अलग अलग से डिफाइन करें तो ये होंगे क्रोमेटिन, और इनको सिस्टर क्रोमेटिन भी बोलते हैं, मतलब सेम हो गए ना। ओनली अपीयर ड्यूरिंग डिवीजन, सिर्फ डिवीजन में ही प्रेजेंट होगा कौन, क्रोमोसोम। अगर ये सेल डिवाइड नहीं हो रहे होते तो इन्हें हम क्रोमेटिन बोल देते हैं। उसके बाद है एम फेज में 2 प्रोसेस होती हैं, एक होती है कायरोकाइनेसिस, एक होती है साइटोसाइनेसिस। कायरोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अब ये भी आ सकता है कि कायरोकाइनेसिस कौन सी प्रोसेस होती है या डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, तो इन दोनों डेफिनेशंस को याद रखना है। उसके बाद आया इंटरफेस, को हम डिटेल में करेंगे। अब इंटरफेस के अंदर होता क्या क्या है, सबसे क्या पहले देखो हमने बताया कि प्रिपरेशन होती है सेल की डिवाइड करने के लिए, तो ये लॉन्गेस्ट फेज होता है, 95% टाइम लेता है, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था। उसके बाद इसमें बताया था एक होता है G1, एक होता है S और एक होता है G2। तो पहला होता है G1 फेज, गैप 1। ये क्या होता है, गैप बिटवीन सेल डिवीज़न एंड डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस से सेल डिवीज़न के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं G1। इसमें क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है, इसमें साइटोप्लाज्म की और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज़ भी साइज में इंक्रीज होंगी, ठीक है, मतलब उनकी ग्रोथ होगी सेल के। लॉन्गेस्ट है, वेरिएबल है, चेंज आते हैं। 3 फेज है, एस फेज, परमानेंट एंड गो बैक। सॉरी बच्चों। अब एस फेज क्या होता है कि ये आगे जो है एस फेज के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे ये सेल। परमानेंट है कि ये सेल आगे इसके बाद ना तो इनमें ग्रो होंगे ना इनमें डिवीज़न होंगे, एक परमानेंट सेल बन जाएगी। और गो बैक है कि ये वापस से जो एम फेज है उसके अंदर चली जाएंगी। एंजाइम प्रोटीन, जो G1 होता है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एस फेज, एस सिंथेसिस के लिए स्टैंड करता है। इसमें क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है न्यूक्लियस के अंदर, मतलब जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है। सेंट्रोइल्स ऑल्सो डबल, जो सेंट्रोइल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी डबल होते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस होता है, कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, हिस्टोन प्रोटीन। देखो आप यहाँ से ऐसे होता है, मान लो सेल साइकिल, एम फेज, ये G1 फेज, ये एस फेज, ये G2 फेज, ये पूरा क्या है इंटरफेज, और ये है एम फेज। जो एम और एस के बीच में जो फेज आता है वो है G1, G1 और G2 के बीच में एस, और एस और एम के बीच में एक होता है G2 फेज। अब यहाँ पे होता है डीएनए की रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या बताया था हमने, देखो ये रहा कि सेल डिवीज़न और डीएनए सिंथेसिस के बीच का फेज है G1, ठीक है। उसके बाद आया G2 फेज, गैप बिटवीन एस एंड एम फेज, जो बताया था एस एंड एम फेज के बीच में क्या है, G2 फेज। ग्रोथ क्यों होती है, ठीक है, वही सेम अगेन, ग्रोथ तो होगी, इंटरफेस है तो इसी में क्या काम है, मेन जो सेल की ग्रोथ होगी, क्यों, ताकि वो अच्छे से डिवाइड कर सके। इसमें भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा, कौन सा प्रोटीन, ट्यूबलिन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन होगा एस फेज के अंदर, ट्यूबलिन प्रोटीन होगा G2 फेज के अंदर। और जब तक कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं होगी डिवीज़न की तब तक एम फेज में नहीं जाएगी। मतलब कोई सेल है जब तक वो पूरी तैयार नहीं होगी, उसका साइटोप्लाज्म डबल नहीं होगा या फिर उसकी ग्रोथ नहीं होगी, सेल की ग्रोथ नहीं होगी, उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनली प्रेजेंट है, ER लगा लो, गोल्गी बॉडीज़ लगा लो, वो नहीं तैयार होंगी, तब तक जो है सेल एम फेज में नहीं जाएगा। उसके बाद आता है एम फेज। उसके बाद आया एम फेज, इसमें होते हैं 4 पार्ट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और ये हम कर रहे हैं माइटोसिस का। प्रोफेज में क्या होता है, कार्योकाइनेसिस होता है, जो कि क्या बताया था, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन, जो क्रोमोसोम है उनकी कंडेंसेशन शुरू हो जाती है। और जब प्रोफेज एंड, देखो यहाँ पे पूरी प्रोसेस नहीं बता रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वही बता रहे हैं। एंड ऑफ प्रोफेज में क्या होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोइड अब्सेंट होंगे प्रोफेज के अंदर। उसके बाद आता है मेटाफेज, इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट आउट हो जाता है साइटोप्लाज्म में, मतलब फैल जाता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट, जो कंडेंसेशन होनी थी क्रोमोसोम की वो कंप्लीट हो चुकी होती है।
टू सिस्टर क्रोमेटिन हेल्ड वाया सेंट्रोमर, सेंट्रोमर से जो 2 क्रोमोसोम है वो होल्ड किए होते हैं। स्पाइंडल फाइबर अटैच टू काइनोक्रोमोन्स। देखो अब आपको यहाँ से समझ में आएगा, ये है मेटाफेज। जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये है काइनोक्रोम्स, ठीक है। और ये जो आपको लाइन से दिख रही है पैरेलल, ये हैं स्पिंडल फाइबर्स, और ये हैं बीच में क्रोमोसोम्स, और ये जो सिस्टर क्रोमेटिन्स हैं ये जो वो थे, ठीक है। तो इसमें यही बता रखा है कि जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट आउट हो गए, और 2 सिस्टर क्रोमेटिन किससे, सेंट्रियोमर जो ये है इसमें हेल्ड होते हैं बीच में, सॉरी दिस इज सेंट्रियोमर, दीज आर काइनोट्रोम्स, ठीक है। उसके बाद आता है एनाफेज। सेंट्रियोमर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड सेपरेट। जो सेंट्रियोमर है दिस इज वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, और जो क्रोमेटिन है ये सेपरेट हो जाएंगे, मतलब जो सिस्टर क्रोमेटिन है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे जो दिखा रखा है ये स्पिंडल फाइबर्स, ये जो बीच में क्या था क्रोमेटिन, ये डिफ्रेंशिएट हो गया। उसके बाद आया लास्ट फेज टेलोफेज। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट। देखो ये जो क्रोमोसोम थे ये इकट्ठे हो गए अपोजिट पोल पे। न्यूक्लियर एनवेलप अराउंड क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम है उसके चारों तरफ न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आ गई। न्यूक्लियोइड गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोबारा से फॉर्म हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेल डिवाइड हो गया। इसके बाद उसके बाद आई मियोसिस, बाद आया मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इसमें सेम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होते हैं। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, सेम है सेम, ठीक है। देखो थोड़ा रफली हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आप अच्छे से समझ लो काफ़ी है। इसमें क्या होते हैं, 2 गैमेट्स होते हैं, एक मेल का एक फीमेल का, ठीक है। इसमें क्या था, एक पेरेंट से ही गैमेट्स जो थे सेल था वो आया था। इसमें 2 से आएंगे, एक मेल से एक फीमेल से। ये देखो मान लो ये सेल है, ये एक गैमेट आया मेल से, एक आया फीमेल से, ये एक मेल का हो गया एक फीमेल का हो गया, दोनों ऐसे ही। लेकिन उसके बाद क्या होंगे, ये डिवाइड करेंगे। ये सारा प्रोसेस है मियोसिस 1 का, मतलब इसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 चलेगा। उसके बाद ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये इसमें क्या होगा, एक मेल का, ये वाले जो हैं इसी में एक क्रोमेटिन के जो क्रोमेटिन है उसी में एक मेल का और एक फीमेल का हो गया, और ये फर्दर ऐसे ही डिवाइड करके जाएंगे। जो प्रोफेज 2 है, मेटाफेज 2 है, और है मतलब जो माइटोसिस है उसमें क्या होता है, सिर्फ 2 डॉटर सेल बनते हैं और इसमें 4 डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है। और ये सिमिलर होते हैं, ये सिमिलर नहीं होते हैं पेरेंट से। इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहता है, इसमें हाफ हो जाता है। ये डिटेल मैं आपको पहले भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो ये आपका था सेल साइकिल का पूरा। उसके बाद आया हम कुछ ऑर्गेनेज हैं जो आपकी डिटेल में कई बार पूछी जाती हैं, कई सारी नहीं पूछी जाती, तो हम उसे करेंगे। उनमें से है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो इसके बारे में मैं पहले काफ़ी बता चुकी हूँ, पहले वो पढ़ना उसके बाद ये पढ़ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, 3 टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल। जो सिस्टर्ने होते हैं ये क्या होते हैं, फ्लैंटेड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। इनमें क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम प्रेजेंट है तो राइबोसोम क्या काम करते हैं, काम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का। कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन, राइबोप्रोटीन 1 एंड 2, ठीक है। इनमें क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, राइबोफोरिन 1 एंड 2 इसके अंदर। सिस्टोलिक सेप प्रेजेंट होती है बिटवीन सिस्टर्ने, जो भी सिस्टर्ने उनके बीच में कौन सा स्पेस प्रेजेंट होता, सिस्टोलिक। उसके बाद है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स में राइबोसोम अब्सेंट होते हैं और वेसिकल्स में भी राइबोसोम अब्सेंट होते हैं। राइबोसोम सिर्फ सिस्टर्ने के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इससे देखो आपको बताया था, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ होता है उसमें क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और जो स्मूथ होता है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो स्मूथ राइबोसोम है उसके अंदर ट्यूब्यूल्स और वेसिकल प्रेजेंट होंगे,
क्यों? क्योंकि इनमें राइबोसोम नहीं है, और जो जो रफ एंडोप्लाज्मिक होगा उसमें सिस्टर ने, क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है। ट्यूब्यूल्स है, ये क्या होती हैं? राइबोसोम एब्सेंट, इरेगुलर ब्रांचिंग एलिमेंट होते हैं। वेसिकल्स ओवल राउंडेड वैक्यूल्स एलिमेंट, राइबोसोम एब्सेंट। और ये तीनों एक दूसरे से एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से जुड़ी होती हैं। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है। देखो ये बताया, SCR और RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें ट्यूब्यूल्स और वेसिकल क्यों? क्योंकि इनके अंदर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं और स्मूथ में एब्सेंट होते हैं। नियर सेल मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होंगे SCR। RER डीपली प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। सिस्टर्न इसके अंदर प्रेजेंट है। ये कहाँ देखो, डेवलप इन मसल सेल। अब SCR कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, RER कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डेवलप इन मसल सेल, एडिपोज टिश्यू, इंटरस्टिशियल सेल, ग्लाइकोजन स्टोरिंग लिवर सेल्स, स्पर्मेटोसाइटिक और ल्यूकोसाइट्स एक्स्ट्रा, इसके अलावा भी। उसके बाद आया RER कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीवर सेल में, पेनक्रियाटिक सेल में, गोबर प्लाज्मा में, फाइब्रस में। इनमें राइबोसोम प्रेजेंट है तो नॉर्मल सी बात है, प्रोटीन सिंथेसिस तो इसमें होगी। उसके साथ साथ ये SCR की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन कौन करेगा? RER। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोप्रोटीन, देखो प्रोटीन तो जो होगा वो RER में होगा, ठीक है। और जो SCR है वो क्या काम करेगा? मटेरियल को स्टोर करेगा, एक्सचेंज करेगा, ठीक है। उसके बाद आया गोल्गी अपरेटर्स, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। इसमें भी सेम सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। सिस्टर्नी 3 to 7 तो प्रेजेंट होंगी एनिमल सेल में, और 10 to 20 प्लांट सेल में, मतलब प्लांट्स में ज़्यादा प्रेजेंट होती है। इक्वली स्पेस्ड, सेपरेटेड बाय इंटरसेरियल साइड। एक मिनट बच्चों, सॉरी बच्चों, गले की बिल्कुल बैंड बची पड़ी है, फिर भी कोशिश कर रही हूँ आपका सिलेबस हो जाए टाइम से कवर। वॉइस फुल वॉल्यूम करके देख लेना, आपको सुनाई दे जाएगी। हाँ, बाकी आपको इसके PDF फ्री में मिल जाएंगे, जो 11th-12th के, मतलब जो ये आज की वीडियो है इसके PDF जिस भी बच्चे को चाहिए हो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। बाकी 6 to 10th के आपको पेड मिलेंगे 100 रुपीज़ में। 6 to 10 चैप्टर वाइज, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है अगर किसी को चाहिए हो तो। इक्वली स्पेस्ड होते हैं इंटरसेरियल साइटोप्लाज्म से। उसके बाद आती है पैरेलल फाइबर्स होती हैं, ये भी सेम प्रेजेंट होती हैं उसके अंदर। 2 पोल्स होते हैं इसमें, एक सिस फेज और एक होता है ट्रांसफेज, ठीक है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, इनर कंपार्टमेंट फिल्ड विद द डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो इनर कंपार्टमेंट होता है वो फिल्ड होता है डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस से। उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। सिंगुलर जो मैट्रिक्स होता है सिंगल सेलुलर DNA RNA राइबोसोम, इसके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट। अब दोबारा से देखो, राइबोसोम प्रेजेंट है तो प्रोटीन तो ये खुद का सिंथेसिस करेगा। देखो आपका ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है कि ऑप्शन दे दिया आपको और उनमें से पूछा है इसके अंदर किस में खुद का राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता या होता है। तो आप याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक में भी खुद का राइबोसोम होता है, और प्लास्टिड्स में भी खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। मतलब ये खुद का प्रोटीन खुद सिंथेसिस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का DNA भी और RNA भी प्रेजेंट होता है। और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको बताया था ना, इसमें 2 लेयर प्रेजेंट होती है, एक होती है इनर, एक होती है आउटर। जो इनर लेयर होती है वो फोल्डेड होती है, देखो एक तरीके से कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये होती है आउटर लेयर, ये होती है इनर लेयर। क्यों इनर लेयर फोल्ड होती है? क्यों? क्योंकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। देखो ये सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को वो क्या बोलते हैं? पावर हाउस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ये एनर्जी जनरेट करता है ATP की फॉर्म में। तो अब जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी। तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, क्यों? क्योंकि
एटीपी ज़्यादा रिलीज कर सके, ठीक है। और फोल्डेड है, इस बेसिस्टरी क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद है प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब प्रेजेंट होते हैं। एमिलोप्लास्ट और कार्बोहाइड्रेट, ल्यूकोप्लास्ट और ऑयल एंड फैट, ल्यूरोप्लास्ट और प्रोटीन। ये आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आया एक थैलेकोइड्स। थैलेकोइड क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक कार्ड। जो भी फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? थैलेकोइड। उसके बाद है साइटोस्केलेटन, कॉन्सिस्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमाइक्रोफिलामेंट्स। ये साइटोस्केलेटन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया बहुत बार, तो आपको याद रखने कि अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं। एलाइन, एरेनाइन, एस्पेराइन, एस्पेरेटिक एसिड, सिस्टाइन, ग्लूमेटाइन। देखो इनको आप एक बार पढ़ लेना। इसकी एक जो नॉर्मल सी ट्रिक मैं बता देती हूँ, अमीनो एसिड्स को कैसे याद रख सकते हैं। देखो ये मैं हर केस में नहीं बोल रही, लेकिन 99% में मिलेगा INE लास्ट में, ठीक है। और तो क्या होगा? अमीनो एसिड या तो INE मिलेगा या एसिड मिलेगा। देखो आप इनमें पढ़ो, सीराइन, फ्लोराइन, थ्योराइन, ट्रिप्टोफैन। देखो एक आ गया ना केस जिसमें नहीं है, तो आप ऐसे नाम याद कर लो। अब आपको यहाँ पे 15 नाम लिखे दिख रहे होंगे, 15 में से अगर आप एक नाम याद कर लोगे तो क्या आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड, एरेनाइन, सब में INE पीछे है या एसिड है, तो क्या है? अमीनो एसिड। अब ऐसे ही एंजाइम्स में एक ट्रिक है, वो है एज मिलेगा लास्ट में 99%। देखो स्लाइवरी, अमाइलेज, पेप्सिन। देखो पेप्सिन, अमाइलेज मिलेगा, आपको लिखा है यहाँ पे, लिखा नहीं है। उसके बाद लाइपेज, पैनकैरियोटिक अमाइलेज, पेप्टाइड, एज आपको मिलता है, वो होते हैं आपके एंजाइम। उसके आपसे डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से आपका एंजाइम कौन सा नहीं है। चार आपको ऑप्शन दे देंगे, पेप्सिन, पेप्टाइड, शुगर के सुक्रेज, और एक दे देंगे वेलाइन। अब वेलाइन क्या हो गया? अमीनो एसिड। उसके बाद आई सेंसरी नर्व, कौन कौन सी होती हैं? ओल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, वेस्टिब्युलस, और ये सब आपकी क्या होती हैं? सेंसरी नर्व। मोटर नर्व में आपकी ये सब होगी। उसके बाद आता है आपका C3 और C4 प्लांट्स का। C3 प्लांट्स कौन से होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं 3 कार्बन मोलिक्यूल, और C4 जो 4 कार्बन मोलिक्यूल प्रोड्यूस करें। जो C3 प्लांट्स होते हैं वो होते हैं अडेप्ट टू कूल सीजन, वेट प्लस ड्राई एनवायरनमेंट इनको चाहिए होता है। वेट और ड्राई दोनों में होते हैं, लेकिन ज़्यादा इनको कैसा सीजन चाहिए होता है? कूल। और C4 को उल्टा हो गया, वार्म और हॉट, मॉइस्ट और ड्राई, ये सेम हो गया। एग्जाम्पल है इनके, मेन एग्जाम्पल याद रखना, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। C3 का एग्जाम्पल कौन सा है या कौन सा नहीं है? काउपी, कसावा, सोयाबीन, राइस C3 में, मेज, शुगर केन, मिलेट, सोरगम, ट्रॉपिकल ग्रास C4 में। फोटोसिंथेसिस रेट कम होता है C3 में, C4 में ज़्यादा। अब है कुछ टर्म, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ देखना। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाया सीड को क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इसका एग्जांपल है सिट्रस। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाया लीफ, रूट, स्टेम, बड। देखो सीड से होगा तो एपोमिक्सिस, और किसी भी चीज़ से हो एसेक्सुअल तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एग्जांपल हो गया पोटैटो। देखो ये है आपका एक हेरिडिटी से क्वेश्चन, ये आपका आया है PYQ में 2 बार। लास्ट तो नहीं आया था, लास्ट आया था, पता नहीं लास्ट भी आया था। देखो कि आपको दे देंगे कोई भी एक ऐसे, और बोल देंगे इनका सेल्फ पोलिनेशन हुआ है या फिर क्रॉस पोलिनेशन के लिए ऐसे ही कुछ और दे देंगे आपको। अब उसके बाद होता है, उसके बाद आपको फिर एक और दे देंगे कि इसमें ये बना है
तो ये कितने बनेंगे, कितने परसेंट बनेंगे या कितने बनेंगे उसमें से, अगर वो 100 बन रहे हैं तो ऐसे कितने बनेंगे। अब उसमें भी होता है एक जीनोटाइप एक फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, जो हमें ऊपर से दिखाई दे, जैसे मान लो एक बन गया एक्स एक्स, एक बन गया वाई वाई, एक बन गया कैपिटल वाई, एक बन गया स्मॉल एक्स मान लो फॉर एग्जांपल। तो इसमें क्या है, देखो क्या हमें पता है ना, डोमिनेंट होगा जो कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो ये भी बड़ा एक्स बनेगा, इसमें भी वाई बनेगा और इसमें भी वाई बनेगा, ठीक है। ये दोनों में कैपिटल वाई आ गया, ये हो गया जीनोटाइप। बाहर से तो हमें ये लोंगे दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम इसका सॉरी ये हो गया फिनोटाइप, सॉरी जीनोटाइप मतलब जेनेटिक, उसके अंदर से देखें, उसके अंदर से देखेंगे तो ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो अब हमें ये दिया गया, ये कौन सा है, जीनोटाइप, क्योंकि डायरेक्टली तो नहीं पूछा ना जीनोटाइप कितने या फिनोटाइप कितने, और डायरेक्टली आपसे पूछेंगे भी नहीं, पूछेंगे तो जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है उसका रेशियो पूछेंगे, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो आप उस वीडियो में देख लेना, जो कि है एवोल्यूशन और हेरिडिटी की। अब देखो आपको ये क्वेश्चन दिया था सेम, वहीं से लिया मैंने, और इसके ये ऑप्शन थे। तो अब इनको कैसे निकालने, अब आप अगर इनकी पूरी क्रॉस करने लगोगे तो आपका 10 से 15 मिनट सिर्फ एक क्वेश्चन खा जाएगा। अब आप इसको ट्रिक से करना है, देखो इनका सेल्फ पोलिनेशन करवाना है तो सेम चीज़ दोबारा लिखेंगे, मतलब इसके साथ पोलिनेशन करवाना है। अब मान लो डब्लू का किसके साथ होगा, डब्लू के साथ, एक्स का होगा एक्स के साथ, वाई का होगा वाई के साथ, जेड का होगा जेड के साथ। अब आप इसको ऐसे लिख लो, देखो यहाँ पे कैपिटल डब्लू, यहाँ पे भी कैपिटल डब्लू, ये करवाना है ना क्रॉस। ये सेल्फ पोलिनेशन का मतलब यही है कि जो ये दे रखा है इसका खुद से ही, खुद तो ये सेम ही आएगा, अगर कुछ और होता तो वो साथ में लिखा होता है, ठीक है, तब हो जाता क्रॉस पोलिनेशन। अब ये कैपिटल डब्लू है, ये कैपिटल डब्लू है, ये भी, तो इनमें तो सभी सेम ही बनेंगे, तो ये तो सबका क्या लगा लो 1 × 1 × 1 × 1, ठीक है, ये तो आ गया 1। अब आया इसमें आएगा कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स। पर अगर हम इनके क्रॉस पोलिनेशन करवाएंगे तो इसकी इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ, जैसे मैथ में करते हैं ना, ए बी है और ये कर दिया ए बी, तो पहले इस ए की इस ए के साथ करेंगे, फिर इस बी के साथ, फिर इस बी की इस ए के साथ, इस बी के साथ, तो सेम इसमें है। तो ये बन गया कैपिटल एक्स, ये हो गया कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, ठीक है। तो ये कितने हैं 1 2 3 4, 4 में से ये कितना बना 1, तो 1/4, ये कितना बना 1, तो 1/4, ये कितना बना 1, तो 1/4, सेम है इसमें। तो अब देखो ये कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स है, ये कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स है, तो ये तो सेम है, जीनोटाइप भी फिनोटाइप भी, तो इनको हम जोड़ देंगे, तो ये कितना आ गया, नीचे 4 ऊपर 2, 1/2, तो ये आ गया 1/2। सेम इसमें होगा क्योंकि ये कैपिटल स्मॉल, तो इसमें भी 1/4 रेशो 1/2 रेशो 1/4, इसमें सेम ऐसे ही क्योंकि सारे सेम है, तो इसमें 1 आ गया। अब देखो, अब हमें सबका रेशो पता है, ठीक है। अब इसमें है कैपिटल डब्लू कितना आ रहा है, सबका 1 1 1 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दो 1 मल्टीप्लाई स्मॉल एक्स का कितना था 1/4, उसके बाद इसमें स्मॉल वाई, तो यहाँ से उठा लो स्मॉल वाई का स्मॉल एक्स के जैसे आएगा 1/4, और ये तो है कैपिटल, तो कितना आ गया 1/16, तो ये आपका आंसर था। अब इसमें आपको क्या कर सकते हैं ये भी दे सकते हैं, यहाँ पे मान लिया आपको दे देते कैपिटल एक्स, अब कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स का कितना था, ये 1/4 1/2 था टोटल, तो यहाँ पे 1/2 आ जाता, तो आंसर आपका 1/8 आ जाता, ठीक है। उसके बाद आया डीएनए हैज़ 4 बेस, डीएनए के अंदर 4 बेस प्रेजेंट होते हैं, एडेनाइन, साइटोसिन, ग्यूनाइन और थाइमिन, इनको ACGT से लिखते हैं।
उसके बाद डीएनए में स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन, यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट कोडोन्स कौन से होते हैं? मेन होता है AUG, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। देखो एक सिंपल सी ट्रिक है, या तो आप स्टॉप कोडोन याद कर लो या स्टार्ट कोडोन। देखो स्टॉप कोडोन सिर्फ 3 हैं, अगर आप इनको याद रखोगे, इनसे अलग कोई आया तो वो क्या है? स्टार्ट कोडोन। जो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि मेन कोडोन कौन सा, स्टार्ट कोडोन, तो वो है AUG, इसको याद कर लो। GUG, UUG, CUG, AUU, AUC, AUA। उसके बाद है स्टॉप कोडोन, ये है UAA, UAG, UGA। देखो अब आप इनमें तो क्या ही ट्रिक बताऊँ, क्योंकि यू से ये नहीं बोल सकते, सारे यू से शुरू हैं, क्योंकि यू से तो इसमें भी शुरू है। तो ये तो आपको याद है, 3 ही तो याद करने हैं यार, कर लो। कितनी ट्रिक लोगे आज। उसके बाद है ट्रांसलेशन अडेप्टर मोलिक्यूल इन आरएनए। आरएनए में जो ट्रांसलेशन अडेप्टर मोलिक्यूल होता है वो कौन सा होता है? tRNA। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, नोट प्रेजेंट इन स्टॉप कोडोन, और ये स्टॉप कोडोन के अंदर देखो आपका क्वेश्चन आ सकता है, स्टॉप कोडोन में कौन सा आरएनए प्रेजेंट नहीं होता? तो होता है tRNA प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद आता है आपका sRNA, मतलब स्मॉल न्यूक्लियस आरएनए। ये यूकेरियोटिक में प्रेजेंट होता है और इसका वर्क होता है प्रोसेसिंग और स्प्लिसिंग का। इसमें क्या होता है? स्प्लिसिंग का मतलब होता है ज्वाइन करना कोडॉन्स को, जो प्री mRNA है उसको क्या करना? प्रोसेस करना मैच्योर mRNA में, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड टाइप mRNA का, वो है mRNA, मतलब मैसेंजर आरएनए। देखो नाम से ही पता चलता है मैसेंजर आरएनए। तो ये क्या करता है? कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सेल्स, जो डीएनए होता है सेल का, उससे साइटोप्लाज्म में, ठीक है, उसमें करता है ये ट्रांसफ़र। तो ये क्या हो गया? मैसेज की तरह ही तो काम करता है ना, मैसेंजर का काम करता है, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम करता है। उसके बाद आता है RNA, राइबोसोमल आरएनए। ये एक नॉन कोडिंग आरएनए होता है, किसका? राइबोसोम्स का। डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। अब देखो ये नॉन कोडिंग है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि ये 4 फॉर्म है आरएनए की, इनमें से नॉन कोडिंग कौन सा है? नॉन कोडिंग है RNA, और बाकी जो 3 बच गए देखो, ये कोडिंग और ये भी कोडिंग। tRNA, snRNA एंड mRNA तीनों क्या है? कोडिंग के हैं, और ये है नॉन कोडिंग आरएनए। उसके बाद आया जीन एक्सप्रेशन पाथवे। देखो अब पूछ सकते हैं कि भाई जीन ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, प्रोटीन के फॉर्म में कैसे आते हैं? तो सबसे पहले जीन होता है, ये होता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि जीन एक्सप्रेशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो वो है जीन। जीन के बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन, मतलब प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए mRNA फ्रॉम डीएनए। डीएनए से क्या सिंथेसिस होता है? mRNA। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। mRNA, फिर देखो यहाँ पे mRNA सिंथेसिस हुआ तो mRNA बना। उसके बाद आया ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है और फिर प्रोटीन फॉर्म हो जाता है। वह इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या है कि ये जो टर्म थी इकोसिस्टम, ये दी थी एजी टेंसली ने, और इकोलॉजी दी थी ई हैक्कल ने। देखो ये दोनों इकोसिस्टम और इकोलॉजी अलग अलग नाम है, तो इनको आप ऐसे ही याद रखना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई बार इकोसिस्टम पूछा है, कई बार इकोलॉजी। इकोसिस्टम दी थी एजी टेंसली ने और इकोलॉजी दी थी ई हैक्कल ने। उसके बाद आया इकोसिस्टम किससे बना होता है? बायोटिक और एबायोटिक थिंग्स से। बायोटिक कौन सी होती है? जो लिविंग होती है, एबायोटिक जो नॉन लिविंग होती है। इसका पूरा मैं आपको इसमें इको सिस्टम वाले चैप्टर में करवा चुकी हूँ, यहाँ पे थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद आता है एक है नेचुरल इकोसिस्टम, एक है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसमें कौन कौन से आते हैं? पॉन्ड्स, फॉरेस्ट, लेक्स। और आर्टिफिशियल कौन से होते हैं? जो मैन मेड होते हैं, एक्वेरियम, गार्डन, क्रॉप फील्ड, ये सब क्या है? मैन मेड आ जाएंगे आर्टिफिशियल में। तो आपसे ये क्वेश्चन आया भी है पहले, आप देखना PYQ में कि इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल है, तो उसका आंसर था क्रॉप फील्ड। उसके बाद आया कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे होती है? जो प्रोड्यूसर लेवल पे होते हैं। देखो अब जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर है, ये आपको टर्म उसी चैप्टर को करके समझ में आएगी, ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या कौन होते हैं? जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, ये मेनली क्या होते हैं?
प्लांट्स, ठीक है। ट्रॉपिकल लेवल कौन सा होता है? फर्स्ट। देखो ट्रॉपिकल लेवल होते हैं अप टू 4 या 5, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है हर लेवल पे डिक्रीज होती जाएगी, सिर्फ 10% एनर्जी ही क्या होगी? ट्रांसफ़र होगी नेक्स्ट लेवल पे। देखो जैसे कि यहाँ पे देखा है, अगर प्रोड्यूसर लेवल पे यानी कि ट्रॉपिकल लेवल 1 पे क्या है 5000 जूल एनर्जी है, तो जो सेकंड ट्रॉपिकल लेवल है या फिर जहाँ पे कंज्यूमर आते हैं वहाँ पे उसकी सिर्फ 10% ही जाएगी। मतलब 500 का 10% कितना हो गया? 5000 का 500। फिर ट्रॉपिकल लेवल 3 पे जाएगी 50%। क्यों? 500 का 10%, फिर इसका 10%। तो ये एनर्जी घटती जाएगी, ठीक है। अब ठीक है, तो क्या एनर्जी घटती जाएगी। अब आप अगर देखो थोड़ा सा फिर भी बता देती हूँ, प्रोड्यूसर लेवल होता है, कंज्यूमर लेवल होता है, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर लेवल को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल लेवल 1, फिर ट्रॉपिकल लेवल 2, मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो ट्रॉपिकल लेवल 2, फिर ट्रॉपिकल लेवल 3, ठीक है। उसके बाद एक और आता है कि ये प्रोड्यूसर, उसके बाद जो ये प्रोड्यूसर को क्या बोलते हैं? ठीक है, प्रोड्यूसर के बाद क्या आता है? ये जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं ये प्लांट पे फीड करते हैं, तो इनको बोलते हैं हर्बीवोरस। फिर आएंगे यहाँ पे कार्निवोरस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ट्रॉपिकल लेवल 3 है तो वो कहाँ, उस पे से क्या होता है? कार्निवोरस शुरू होते हैं। कार्निवोरस क्या होते हैं? जो मांस मीट खाते हैं, ठीक है। और फिर आ जाएंगे ट्रॉपिकल लेवल 4 पे सेकेंडरी कार्निवोरस। उसके बाद आया डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन किससे होती है? अर्थवर्म से। और अर्थवर्म फार्मर का फ्रेंड किसको कहा गया? अर्थवर्म को। डिकम्पोजिशन क्या है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में तोड़ना, मतलब लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ना डिकम्पोजिशन कहलाता है। अब जिस कंपाउंड को हम तोड़ेंगे या जो कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है उससे बोलते हैं डिटेरस। ये याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद ये इनकी ब्रेकिंग डाउन होगी और जो इनको तोड़ता है वो होता है डेट्रीवोरस। जो कंपाउंड टूटेगा वो डेट्रिस और जो तोड़ेगा वो डेटेरस। आती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी सेम चीज़ है, बिग पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ना। डिकम्पोजिशन रेट क्या है? स्लोवर होगा। कब? जब डिट्रिस, मतलब जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये रिच होगा लिग्निन और काइटिन में। मतलब अगर कोई कंपाउंड है उसमें लिग्निन और काइटिन की अमाउंट ज़्यादा है तो वो बहुत स्लो डिकम्पोज होगा। और फास्टर कब होगा? जब वो नाइट्रोजन और वाटर सोल्यूबल होगा, ठीक है। जैसे कि शुगर और एरोबिक सोयल होती है, इनमें क्या होता है? ये ज़्यादा जल्दी डिकम्पोज हो जाती है क्योंकि इनमें नाइट्रोजन और वाटर सोल्यूबल ये होते हैं। और उसके बाद आया डिकम्पोजिशन ज़्यादा कब होगा? जब वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट होगा। और कम कब होगा? जब एनारोबिक इनिबिशन डिकम्पोजिशन होगा। देखो एनारोबिक से कम होता है तो एरोबिक मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन होगी वहाँ पे डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा। हाँ भाई, ट्रॉपिकल लेवल 3 टाइप के ट्रॉपिकल लेवल हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल, एनर्जी, बायोमास। नंबर ऑफ इंडिविजुअल आगे कुछ नहीं लिखा मिलेगा, कोई ऐसा यूनिट वगैरह नहीं होगी। एनर्जी में जूल होगी, बायोमास वेट में ग्राम वगैरह में होगा, ठीक है। अब इनमें हमें क्या याद रखना है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन्वर्टेड और अपराइट कैसा भी पिरामिड बन सकता है। मतलब ये तो हो गया अपराइट और इन्वर्टेड बनेगा ऐसे, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में कोई भी क्या दे सकता है, जैसे कि यहाँ से होगा प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर से आता है प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम उससे कम। तो ये उल्टे भी तो हो सकते हैं कि प्रोड्यूसर कम हो प्राइमरी लेवल पे जाए तो ऐसे भी दे सकता है। लेकिन एनर्जी क्या है? एनर्जी हमेशा घटेगी, फॉर श्योर घटेगी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी का जो ट्रॉपिकल लेवल है वो हमेशा अपराइट ही बनेगा। इसको ही आपको याद रखना कि हमेशा अपराइट किसका बनेगा? एनर्जी का। उसके बाद मास का है, वेट का, ये भी इन्वर्टेड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है बट स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? ये डायरेक्ट एक बार डेफिनेशन पूछी गई थी। जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पीसीज़ का उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें जैसे आप प्लांट के ले लो, लार्ज प्लांट है उसको क्या बोलते हैं? ट्री, उसके बाद सब्स, उसके बाद हर्ब्स। तो ये इसी तरीके से तो
डिवाइड किए गए हैं तो इसको बोलते हैं, ठीक है। अब आया प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास प्रोडक्शन का जो भी रेट होगा उसको बोलेंगे प्रोडक्टिव। इसकी ऐसा यूनिट है ग्राम पर मीटर और KCL पर मीटर। और ईयर का यूज़ हम तब करेंगे जब कंपैरिजन करते हो दो का, ठीक है। अब आया GPP ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालती हो तो फॉर्मूला होगा GPP माइनस R। R क्या है? रेस्पिरेशन लॉस। एक PYQ आया था कि जो ये फॉर्मूला लिखा था कि इसमें R क्या है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो R करता है रेस्पिरेशन लॉस को रिप्रेजेंट। अब रेस्पिरेशन लॉस क्या होता है? देखो कोई प्लांट है, उसने 100 ग्राम फूड बनाया तो खुद रेस्पिरेट करेगा, खुद भी यूज़ करेगा उस फूड को, उसमें से उसने 20 kg खुद यूज़ कर लिया और 80% आगे कर दिया ट्रांसफ़र। तो ये जो 20% उसने रेस्पिरेशन में लॉस किया है उसको अगर हम माइनस कर दे जो टोटल था उसमें से, तो हमारे पास नेट प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। अब आपको याद करना है PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये क्या है कि जो हमारा सन है वो जो लाइट प्रोवाइड करता है हमें, उसमें से सिर्फ 50% मतलब लेस देन 50% ही जो वो है लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छी है। मतलब सिर्फ लेस देन 50% लाइट ही ऐसी लाइट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ की जा सकती है, ठीक है। और उसमें से भी सिर्फ 2 से 10% लाइट यूज़ करते हैं प्लांट, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपके दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं PYQ में, देखना। देखो अब मैं PYQ आपको नहीं करवा सकती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो मैं साथ साथ आपको बताती रहती हूँ कि ये PYQ में आया है और ये नहीं आया है, ठीक है। तो जो क्या आया था PYQ में कि जो PAR है वो कितना है, ठीक है, तो वो है लेस देन 50%। और क्वेश्चन आता है कि प्लांट PAR का कितने % यूज़ करते हैं, तो वो करते हैं 2 से 10%। अब आया एक इंसुलिन से रिलेटेड टॉपिक है जहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन बने हैं, तो इसमें से आगे भी बन सकते हैं, तो इसको भी थोड़ा अच्छे से करेंगे। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन दी जाती है उनको जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इंसुलिन के अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, ये आपको याद रखना है कि इंसुलिन के अंदर कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती हैं, 2। और ये दोनों किससे ज्वाइन होती हैं? डाइसल्फाइड ब्रिज से। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इंसुलिन में वो किससे ज्वाइन होती है? डाइसल्फाइड ब्रिज से। इस जैसे देखो अब हमारे पास बहुत सारी टेक्निक हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी इंसुलिन हम बना चुके हैं, लेकिन पहले हम क्या करते थे? पहले के टाइम में जो काऊ का, कैटल का और पिग का जो पेनक्रियाज है उससे इंसुलिन लेते थे, लेकिन उससे क्या होने लगा? काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने लगे, ठीक है। उसके बाद एक बार आप स्ट्रक्चर देखो इंसुलिन का। अभी बताया ना 2 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, एक A चेन एक B चेन। जो A चेन है वो होती है, उसमें होते हैं 20 अमीनो एसिड्स और B चेन होती है में होते हैं 30 अमीनो एसिड। और इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बनी होती है अमीनो एसिड से और ज्वाइन होती है डाइसल्फाइड ब्रिज से। इंसुलिन सिंथेसिस एज प्रो हार्मोन। देखो अब जब हम इंसुलिन बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? प्रो हार्मोन जब बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फुली मैच्योर नहीं होती और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच बोल दो या चैन बोल दो प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं C पेप्टाइड। देखो किस तरीके से होती है, जैसे ये है, ठीक है। ये है B चेन, ये है A चेन और ये है C पेप्टाइड। तो इसको पूरी को हम क्या बोलेंगे? प्रो हार्मोन, ठीक है, क्योंकि ये मैच्योर नहीं है। जब ये मैच्योर फॉर्म में जाएगी, जब ये प्रो हार्मोन से इंसुलिन बनेगी, तो जो ये C पेप्टाइड चेन है ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो डिफरेंस क्या है प्री हार्मोन या फिर
मैच्योर इंसुलिन में तो वो है सी पेप्टाइड चेन का, या फिर उसमें कौन सा, ये ऑप्शन दे देंगे कि ये चेन है, बी चेन है, सी पेप्टाइड है, इनमें से कोई नहीं। तो मैच्योर जो इंसुलिन होती है उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता या होता है। उसके बाद आया कि 1983 में जो इली लिली अमेरिकन कंपनी है उसने प्रिपेयर किया था एक इंसुलिन को, जो कि 2 डीएनए सीक्वेंस से बनी थी, ठीक है। और उसको किस में वो किया था, इंट्रोड्यूस किया था, ई कोलाई में। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, स्टार्ट कर लो इसको। उसके बाद आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होती है, एक तरह से कि हम किसी डिसीज़ को पहले ही क्योर कर सकें। तो इसमें आपको एक दो फुल फॉर्म याद रखनी है, मेन तो वो है ADA, एडेनोसाइन डायमिनेज डेफिशिएंसी, एडेनोसाइन डायमिनेज डेफिशिएंसी। फर्स्ट जीन थेरेपी क्या है, 1990 में की गई थी, ठीक है। 4 साल की वो लड़की थी जिस किस चीज़ की थी, ADA से की थी। इसमें क्या होता है कि अगर ADA की कमी हो जाए तो डिजीज़ होती है, ठीक है। ड्यू टू डिटेक्शन ऑफ जीन फॉर एडेनोसाइन डायमीज, क्या होता है, कमी हो जाती है किस चीज़ की, एडेनोसाइन डायमीज की। और ये हम किससे क्योर कर सकते हैं, इसके कुछ टेम्परेरी सॉल्यूशन है, वो तो है, एक तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दे, ठीक है। सेकंड है जो है ADA, उसको इंजेक्ट करते रहे टाइम टू टाइम, जैसे कि हम इंसुलिन करते हैं शुगर के पेशेंट में। और उसके बाद है कि देखो क्या करें, पहले तो हम उसके ब्लड से लिम्फोसाइट ले। लिम्फोसाइट क्या है, एक टाइप का ब्लड सेल ही है जो कि इम्यूनिटी के लिए, ब्लड का एक टाइप है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो पहले हम उस लिम्फोसाइट को लें, उसके अंदर ADA को इंसर्ट करें, फिर दोबारा से उस लिम्फोसाइट को पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करें। लेकिन ये तीनों जो प्रोसेस है वो इतनी ना तो इजी है, बहुत एक्सपेंसिव है और टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। जो परमानेंट क्योर है वो क्या है, जब एम्ब्रियो हो, मतलब जब बेबी अपने मतलब क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी स्टेज में ही, जब अगर हम उसकी जो डिजीज़ है उसको डिटेक्ट कर सके और उसी स्टेज में ADA उसको प्रोवाइड कर दे, तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है। उसके बाद आपके क्या क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में कि ADA क्या कौन से डिजीज़ को करता है, SCID, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सर्व कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद फुल फॉर्म आपको 2 और याद रखनी है, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सरोवेंट एसे। ये होते हैं अर्ली डायग्नाइज के लिए, जो भी डिजीज़ है उसको हम अर्ली स्टेज पे डायग्नाइज कर सकते हैं किन 2 टेस्ट से, PCR और ELISA से, ठीक है। जो ELISA है वो किस पे वर्क करता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ पे। उसके बाद है ट्रांसजेनिक एनिमल, कौन से एनिमल, जो हम जीन के म्यूटेशन से बनाते हैं। जीन म्यूटेशन क्या होती है कि जो उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर है उससे के हम कुछ और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर देते हैं, थोड़ी उसमें चेंजेस कर सकते हैं। चेंज क्या होते हैं वो देखो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो तो करने के बाद ही पता चलता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है, क्वेश्चन बनता है वो होता है कि ज़्यादातर ट्रांसजेनिक एनिमल कौन से हैं या फिर किन पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो है माइस 95%। इसके अलावा क्या है, रेट, रेबिट, पिग, शिप, काऊ, फिश। उसके बाद आता है देखो ट्रांसजेनिक तो करते हैं, एनिमल बनाते हैं, लेकिन उनके फ़ायदे क्या होते हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट में अच्छी ग्रोथ हो, अच्छे तरीके से अडेप्ट कर सके जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेज हो रहे हैं उसके लिए, डिजीज़ की स्टडी हो, उसके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट अच्छे बन सके, ठीक है। उसके बाद वैक्सीन सेफ्टी के लिए अब नई वैक्सीन बनती हैं तो उनका भी कहीं तो पहले यूज़ करके देखे, डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स पे यूज़ नहीं करते, ठीक है। और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। अब आता है एक कि जो क्वेश्चन ये आया भी है कि जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ है वो कौन है, रोजी। इसमें क्या अलग था, जो नॉर्मल काऊ थी उससे
कि जो ये मिल्क प्रोड्यूस करते थे ना उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रहता था। कितना? 2.4 ग्राम 1 लीटर में। और कौन सा प्रोटीन रहता था? अल्फा लैक्टाब्यूमिन। और ये क्या करता है, जो टेस्ट होता है एम्फीज़िमा उसमें यूज़ किया जाता है उसको ट्रीट करने में, जो डिजीज़ है उसको। अब आती है GEAC, जेनेटिक इंजीनियर अप्रूव कमेटी। ये कमेटी क्या करती है? देखो अब ये तो है नहीं कि किसी ने भी कोई भी दवाई बनाई और वो डायरेक्ट मार्केट में ले आया, चाहे वो दवाई से रिलेटेड हो या और कोई केमिकल का जो प्रोडक्ट बनता है मार्केट में, वो उनको टेस्ट करवाने पड़ते हैं। ठीक है, अब जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं उनके लिए या तो फिर जेनेटिक जो भी म्यूटेशन होती है वो कहाँ पे अप्रूव लेती हैं? GEAC में। वो उनको अप्रूव देता है तभी वो चीज़ें मार्केट में आएंगी, वरना नहीं आएंगी। सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या है? राइस की वैरायटी है। कितनी? 2 लाख से भी ज़्यादा। जो बासमती राइस है ना वो बिलोंग तो करते थे इंडिया से, 20 से भी ज़्यादा स्पीसीज थी। लेकिन जो अमेरिका ने क्या लिया, इसका पेटेंट ले लिया। ठीक है, और अब ये कहाँ से बिलोंग करता है? अमेरिका से। अब आया बायोप्रेसी, एक टर्म है। ये क्या है? यूज टू रेफर टू यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी फ्रॉम द कंट्री। ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेना। उसके बाद आप ये कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आए थे ये देख लेना, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। RNAi जीन आर साइलेंस यूजिंग DsRNA। जो RNAi जीन है वो क्या कहाँ यूज़ करते हैं? DsRNA को साइलेंस करने में। साइलेंसिंग ऑफ जीन अचीव बाय बोथ RNAi एंड एंटीजन RNA। RNAi से अलग कौन है जो साइलेंसिंग ऑफ जीन में वर्क करता है? वो है एंटीसाइनेज RNA। और जो कि बीटी बैक्टीरिया है बैसिलस टोसीजी, ये ट्रिगर होता है कहाँ पे? जब हाई pH हो उस पर। तो ये आपके 11th + 12th के इम्पोर्टेंट टॉपिक थे बायो के। ठीक है, उसके बाद अब ये अगर आप बोलोगे तो आपकी बायो की मैराथन ले आएंगे 6 to 10th क्लास की। क्यों? 11th 12th की तो ये हो गए। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लेना बच्चों, और प्लीज़ सपोर्ट करना। किसी को नोट्स चाहिए हो तो मैसेज कर सकता है, आपको ये नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। 11th 12th क्लास के 6 to 10 पेड है बच्चों, सिर्फ 100 रुपीज़ में है, चैप्टर वाइज है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मेरी भी हेल्प हो जाती है थोड़ी। ठीक है, बाकी ये 11th 12th के आपको फ्री में PDF मिल जाएगी, जिसे भी चाहिए हो आप मैसेज कर देना। किस नंबर पे? इस नंबर पे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय।